नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के न्यू वर्जन पर। न्यू वर्जन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें पता है कि नवंबर आ चुका है, तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी एग्जाम होंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हों या आपके कमीशंस के हों, ये सभी एग्जाम अब आगे आने वाले साल में ही होंगे, मतलब 2023 में होंगे। तो 2023 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके सामने क्या क्या चुनौतियां होने वाली हैं या क्या नई स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं जो ऐड हो सकती हैं, आज की वीडियो में हम इन सब पर नए सिरे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरा जो ये वीडियो है इसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, कॉलेज का मतलब वो जो हायर कमीशन जीडीसी मतलब कमीशन के थ्रू एग्जाम करके जिन कॉलेजेस में आपकी नियुक्ति होती है, कॉलेज का मतलब वो होगा। ठीक है, एक कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी से सीधे सीधे एफिलिएटेड होते हैं, वहाँ पे जो चयन प्रक्रिया है वो यूनिवर्सिटी के मानकों के आधार पर ही होती है। तो ऐसे कॉलेज में आप वही मानक लेंगे जो हम यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस दो तरह के आपके चयन प्रक्रिया होती है, आज के हम वीडियो में दोनों पर बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो बात होती है वो है एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में है या फिर कॉलेजों में। तो यूनिवर्सिटी इसकी एकदम बेसिक है कि आप सब्जेक्ट से पीजी हों और उसी सब्जेक्ट से आप नेट क्वालिफाई हों। ठीक, ये यूनिवर्सिटी में भी और कॉलेज में भी दोनों जगह ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है और यूजीसी के नए रेगुलेशन के अनुसार एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी है। ठीक, तो आप उसी सब्जेक्ट से आप पीजी भी होने चाहिए और उसी सब्जेक्ट से आप नेट क्वालिफाई होने चाहिए। ये एकदम बेसिक एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने की। अब दूसरे नंबर पे बात आती है पीएचडी की। तो पीएचडी की मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कहीं पर भी अभी तक कंपल्सरी नहीं कहा गया है कि पीएचडी एसेंशियल होगी। हालांकि यूनिवर्सिटी में यूजीसी के रूल के अनुसार यूनिवर्सिटी में पीएचडी जो है अनिवार्य होने वाला है, लेकिन उस रूल रेगुलेशन को अभी 2023 जुलाई 2023 तक के लिए होल्ड रखा है। ठीक, तो जब तक वो नया रेगुलेशन आ नहीं जाता कि पीएचडी यूनिवर्सिटी में अब कंपल्सरी है, तब तक कंपल्सरी नहीं है, तब तक के लिए आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं जो पीएचडी नहीं है। ठीक, तो अभी हमको ये पता है, अभी का सीन ये है कि पीएचडी जो है अभी कहीं भी जो है वो कंपल्सरी नहीं है। लेकिन पीएचडी के साथ अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपको 30 नंबर का एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है। तो 30 नंबर बहुत मायने रखता है। तो डायरेक्टली शायद अगर पीएचडी अभी बहुत कंपल्सरी नहीं है, बट इनडायरेक्टली पीएचडी आपका होना ही चाहिए या हो जब आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर आप 30 नंबर नहीं क्लेम करेंगे तो आप मेरिट में बहुत नीचे चले जाते हैं, उसके बाद शायद आपको इंटरव्यू में बुलाने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएंगी। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप पीएचडी हो। वहीं अगर आप कमीशंस के एग्जाम में अप्लाई करते हैं तो पीएचडी अगर आपका नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यूपीएचएससी में तो पीएचडी बिल्कुल भी कंसीडर किया नहीं जाता है। जीडीसी में पीएचडी के कुछ वेटेज हैं लेकिन वो बहुत मिनिमम है। तो अगर आप एग्जाम के थ्रू, अगर आप कमीशंस के थ्रू अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीएचडी नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं, वो है एपीआई स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं। बहुत कम लोग इससे परिचित होंगे, लेकिन यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको एपीआई पर अच्छी खासी मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए। एपीआई के लिए मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगी कि क्या होती है, कैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब इस वीडियो में आप बस इतना समझ लीजिए कि जैसे कि आप अपने एकेडमिक से अलग जो एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो लेख लिख रहे हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, सेमिनार कर रहे हो, बुक निकाल रहे हो, इस तरह के जितने भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है जो यूजीसी के मानकों में आते हैं, उसके लिए यूजीसी इंटरव्यू के लिए एक नंबर अलॉट करती है। ठीक है, जैसे पर लेख उसमें पर आर्टिकल 2 नंबर हो गया। तो इस प्रकार से एपीआई जो है वो आपका एक अच्छा खासा वेटेज तैयार करता है। तो और एपीआई किस में ज़्यादा ज़रूरी है? एपीआई की ज़रूरत आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा पड़ेगी। ठीक, तो अगर आपने अपना एपीआई स्ट्रॉन्ग कर रखा है तो यूनिवर्सिटी में ये बहुत आपको हेल्पफुल होता है। मुझे लगता है एक प्रकार से कंपल्सरी ही है कि आप एपीआई स्ट्रॉन्ग करें यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। वहीं अगर आप कमीशंस के एग्जाम के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ एपीआई की कोई वैसी ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लिख पढ़ रहे हैं, कुछ नया लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपकी अपनी पर्सनालिटी को और डेवलप करता है, इसलिए एपीआई वहाँ से आपका नुकसान नहीं हो रहा है वहाँ। ठीक, तो आप उसको मेंटेन करके साथ साथ चल सकते हैं।
अब बात करती हूँ टीचिंग एक्सपीरियंस की। तो टीचिंग एक्सपीरियंस का भी बहुत बड़ा रोल है यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो, या फिर यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो टीचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि पर ईयर टीचिंग के लिए 2.5 नंबर दिए जाते हैं। अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस पहले से है और ये टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपका किसी, अगर आप कहीं पहले से पढ़ा रहे हो, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, जो यूजीसी के मानकों के आधार पर जो कॉलेज खुला है उस कॉलेज में भी अगर आप पढ़ा रहे हो, भले ही वो प्राइवेट है, तो वहाँ के एक्सपीरियंस भी काउंट होते हैं। तो यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई कर रहे हैं आप, तो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। इनफैक्ट हो तो ये आपके परफॉर्मेंस को, आपके वेटेज को, जिसके थ्रू इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होना है, उसको और ज़्यादा मजबूत करता है। वही अगर हम बात करें कि यूपीएचएससी या जीडीसी की, तो वहाँ पे आपके टीचिंग एक्सपीरियंस का कोई वेटेज नहीं मिलता है, ना कोई एक्स्ट्रा वैल्यू है, ना ही वहाँ आपसे पूछा जाता है कि आपने पढ़ाया, नहीं पढ़ाया होगा तो भी कोई वहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ा रहे, आपने नेट कर लिया है, पीएचडी भी कर लिया है, उसके बाद अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी में और डेवलपमेंट लाता है, इंटरव्यू वगैरह में इसका आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। ये हो गई टीचिंग एक्सपीरियंस की बात। अब बात करते हैं हम रिटेन एग्जाम की। तो रिटेन एग्जाम नो डाउट अगर आप आयोग के थ्रू अप्लाई करते हैं, चाहे वो यूपीएचएससी हो, चाहे वो जीडीसी हो, या अदर स्टेट के जो भी कमीशंस है, अगर आप वहाँ अप्लाई करते हैं तो वहाँ रिटेन एग्जाम का बहुत महत्व होता है। ठीक है, कहीं ये एग्जाम जो है वो स्क्रीनिंग है, कहीं इसके नंबर काउंट होते हैं, लेकिन दोनों ही सूरत हाल में आपका रिटेन एग्जाम में क्वालिफाई करना और अच्छे नंबर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए रिटेन एग्जाम की वैल्यू कॉलेजेस में, हायर कमीशंस के जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें रिटेन एग्जाम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। वहीं यूनिवर्सिटी में अभी तक गौर करें, अभी तक बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो हैं रिटेन एग्जाम नहीं ले रही हैं, जबकि यूजीसी के रेगुलेशन आ चुके हैं कि रिटेन एग्जाम लिया जाए। अभी रिसेंट में ही अवध विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए रिटेन एग्जाम भी लिए हैं। हालांकि ये एग्जाम क्वालिफाइंग बेस पे नहीं है, इसमें उन्होंने रिटेन एग्जाम के भी एक वेटेज ले लिया है, रिटेन एग्जाम की भी एक वैल्यू ले लिया है। उसके बाद आपका एकेडमिक्स, एपीआई और रिटेन एग्जाम सबको मिला करके आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। लेकिन रिटेन एग्जाम लेना शुरू कर दिया है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अभी भी नहीं है रिटेन एग्जाम, हो सकता है निकट भविष्य में आ जाए। तो यूनिवर्सिटी के आधार पे तो मैं कहूंगी कि रिटेन एग्जाम अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या यूजफुल नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में हो सकता है। 2023 में शायद सभी यूनिवर्सिटी में जो है वो रिटेन एग्जाम एक एंट्रेंस बेस पर, एक स्क्रीनिंग बेस पर स्टार्ट हो जाए। तो चूंकि हम ऑलरेडी कमीशंस के लिए रिटेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये आपको फायदा देगा आपकी यूनिवर्सिटी में भी अपॉइंट होने के लिए। तो आप पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए। जो बहुत अनुभवी लोग हैं जिन्होंने शायद एपीआई के आधार पर ही अभी तक अप्लाई किया है, मैं उनसे भी ये कहूँगी, मेरी ये सजेशन है कि आप भी थोड़ा पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हो सकता है कि निकट भविष्य में सभी यूनिवर्सिटीज़ भी शुरू कर दे। ये तो बात हो गई पूरी पैटर्न की। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट के बाद जो सैलरी स्केल है। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि यूनिवर्सिटी की सैलरी क्या ज़्यादा है या कॉलेज की सैलरी कितनी है। तो मैं आपको बता दूं 10 लेवल पे की सैलरी है 57,700 मूल वेतन की सैलरी के हिसाब से ही सैलरी काउंट होती है। हाँ, यूनिवर्सिटी में हो सकता है कुछ डीए वगैरह कुछ अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलते हैं जिसकी वजह से सैलरी थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर, बट जो मूल वेतन है, जो बेसिक है, वो दोनों स्टार्ट है। सैलरी के लिए मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाया है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की सैलरी के लिए भी मैं आगे निकट भविष्य में जल्दी ही एक वीडियो बना दूंगी जो आप देख सकेंगे। अब एक फॉर्मल सी स्ट्रेटजी की मैं बात करूं कि तो अगर आपने पीजी कर लिया है और अब आप नेट क्वालिफाई भी कर चुके हैं, तो आप, मेरी तो सलाह यही रहेगी कि आप तुरंत किसी भी पीएचडी में एडमिशन ले लें। पीएचडी में एडमिशन लेने के साथ साथ आप तैयारी अपनी करते रहिए रिटन एग्ज़ाम की। ठीक है, आपको पूरा पीएचडी में पूरा टाइम आपको नहीं खपाना है। 60-40 का रेशियो रखें। 60 अगर आप पीएचडी में दे रहे हैं तो 40% अपनी तैयारी भी बनाए रखें। इसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ लिखते पढ़ते रहें। आप लेख लिखें, एडिटेड बुक में अपने लेख लिखें, फ्री अपने लेख लिखें। बहुत सारी यूजीसी के मानकों में जितने भी किताबें आती हैं, चाहे वो पीयर रिव्यूड हो, रेफरेड जर्नल हो, यूजीसी लिस्टेड हो, इन सब पे में आप अपने लेख लिख करके छपवाते रहें। सेमिनार करें, कॉन्फ्रेंसेस करें, और कभी गेस्ट लेक्चर में इनवाइट हो सके तो वहाँ पर भी जाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एपीआई स्कोर को भी और स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर आपको इसी फील्ड में ही जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी पहली वरीयता है, तो मुझे लगता है कि अब ये वक्त है कि आपको चौतरफा तैयारी करनी होगी।
तो ये सब पे कुछ ज़रूरी बातें हैं। मुझे लगता है कि 2023 में आने से पहले, उसके पहले ही हम अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लें कि 2023 में हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी ले ही लेनी है। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी ऐसी बात है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा और मेरा चैनल हमेशा आप लोग की हेल्प के लिए तैयार है। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसे तैयारी करते रहिए। मेरे और मेरे चैनल की तरफ से ढेर सारा शुभकामनाएं। शुक्रिया।